देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर ने हमें गुलाम बनाया यानी कॉलोनाइज्ड किया, लेकिन सच्चाई यह है कि एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड पर ध्यान देती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह कंपनी पूरे भारत को एक प्लानिंग के तहत कॉलोनाइज्ड करने लगी। इसके बाद ये भारत को इतना ज्यादा लूटा कि अगर हम लोग उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो लगभग 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है। और यह बात मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स बता रही हैं। देखिए, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल जाता है। और रॉयल चार्टर मिलते ही यह कंपनी किसी भी देश में जाकर ट्रेड कर सकती थी। रॉयल चार्टर के साथ कंपनी को अपना रूल बनाने का अधिकार और कुछ पावर भी मिलता है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने में किसी भी देश में कोई दिक्कत ना आए। उस वक्त भारत के मसालों का पूरे यूरोप में बहुत डिमांड था। फ्रेंच और पुर्तगीज ट्रेडर इंडिया के साथ ट्रेड करते थे और काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाते थे। तब कंपनी ने डिसाइड किया कि वे भारत के साथ स्पाइस यानी मसाले का ट्रेड करेंगे। तब 24 अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक समुद्री जहाज हेक्टर को लेकर कैप्टन विलियम्स हॉकिंग सूरत में आते हैं। अब थोड़ा भारत के उस वक्त की कंडीशन पर नजर डालते हैं। तब इंडिया पर मुगल्स का राज था और उस वक्त इंडिया बहुत समृद्ध देश था। भारत से फ्रेंच पुर्तगीज मसालों का ट्रेड करते थे और कॉटन, मखमल, सिल्क, सूती वस्त्रों जैसे कई वस्तुओं का यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड था। भारत इतना ज्यादा समृद्ध था कि उस वक्त भारत वर्ल्ड जीडीपी का 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। साउथ एशियन कंट्री और अरब कंट्री भी भारत के साथ खूब ट्रेड करती थी। यानी ओवरऑल इंडिया उस वक्त फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत स्टेबल था। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 1608 में भारत पर मुगल शासक जहांगीर शासन करते थे और कैप्टन हॉकिंस को अच्छे से पता था कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना हो तो जहांगीर का अप्रूवल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब वो जहांगीर से मिलते हैं और सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का अनुमति मांगते हैं, लेकिन जहांगीर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जहांगीर नहीं चाहते थे कि फ्रेंच और पुर्तगीज ट्रेडर नाराज हों, जो कि पहले से ही भारत के साथ ट्रेड करते थे। अब इसके बाद एक कंपनी ने प्लान बनाया और प्लान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के पास भेजती है। थॉमस रो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एमपी था और वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत आता है, जैसे कह सकते हैं किसी देश का एम्बेसडर हो। और जब वो जहांगीर से मिलने जाता है तो बहुत सारा उपहार ले जाता है, उसमें वाइन भी रहता है। और जैसे तैसे कर वो जहांगीर को मना लेता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड और फैक्ट्री खोलने का अप्रूवल दिलवा देता है। जहांगीर का अप्रूवल मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अनेक सी पोर्ट से ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है और इससे इस कंपनी को काफी बेनिफिट होता है। भारत से मसाला, कॉटन, सिल्क सस्ते दाम पर खरीदती और यूरोपियन मार्केट में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचती है। मुगल एम्पायर से परमिट मिलने के बाद साउथ में बसा विजयनगर एम्पायर भी परमिशन दे देता है मद्रास सी पोर्ट से ट्रेड करने का। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के सी पोर्ट से ट्रेड करने लगती है और काफी ज्यादा मुनाफा कमाने लगती है। पहले तो कंपनी इंडिया के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देती, क्योंकि जब तक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल एम्पायर को लीड कर रहे थे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुगल एम्पायर काफी बड़ा और यूनाइट एम्पायर था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर से एक बार फाइट भी कर चुकी थी, जिसमें बहुत बुरी तरीके से हारती है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की 1707 में डेथ होता है, मुगल एम्पायर में अब ऐसा कोई लीडर बचता ही नहीं है जो इस एम्पायर को एक साथ लीड कर सके। तब मुगल एम्पायर अलग अलग टूटने लगता है और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से उठाती है। होता यह है कि मुगल एम्पायर टूटने के बाद जो भी मुगल एम्पायर के अंदर प्रोविंस थे वे खुद को एक एक करके इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एक्ट करने लगते हैं, जैसे अवध, बंगाल, लाहौर, दिल्ली, हैदराबाद और भी प्रोविंस थे। लेकिन जो बंगाल था वो काफी फर्टाइल और रिच प्रोविंस था और ये काफी बड़ा प्रोविंस था। बंगाल प्रोविंस का 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनता है और इसको ब्रिटिशर के पॉलिसी और भारत के इंटरनल मामलों में दखल देना अच्छा नहीं लगता था और सिराजुद्दौला ब्रिटिशर को बंगाल से बाहर निकालना चाहता था और इसको लेकर बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध होता है। लेकिन ब्रिटिशर ने वॉर में इन्वॉल्व होने से पहले ही एक पॉलिटिकल गेम खेला। दरअसल सिराजुद्दौला कमांडर था मीर जाफर और मीर जाफर चाहता था बंगाल का नवाब बनना। तब यह ब्रिटिशर से मिल जाता है और जब 1757 में युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला हार जाता है और ब्रिटिशर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, यानी एक पपेट राजा बैठा देते हैं। इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद कंपनी ने बंगाल में टैक्सेस बढ़ा देती है और पूरी तरह से मनमानी करने लगती है और वार में जो भी नुकसान होता है यह इन्हीं लोगों से टैक्सेस के थ्रू भरपाई करती है। इससे मीर जाफर परेशान हो जाता है और वह ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने लगता है। तब कंपनी इसको हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देती है। अब इससे मीर कासिम भी परेशान हो जाता है और 1764 में अवध के साथ ब्रिटिशर के खिलाफ एक युद्ध करता है, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध में मीर कासिम की हार होती है और 1765 में एक ट्रीटी पर साइन होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना कंट्रोल करने का सपना देखने लगती है और अपने कई पॉलिसी के थ्रू भारत पर कंट्रोल करने लगती है। साउथ में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर में अपना कंट्रोल कर लेती है। फिर एक पॉलिसी लाती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें यह था कि जिन राजा के अपने यानी खुद के बच्चे नहीं हैं, राजा के मरने के बाद वो प्रोविंस कंपनी के अंडर आ जाएगा। जो राजा मान जाते उनके लिए ठीक था, लेकिन जो नहीं मानते उनसे युद्ध करते या फिर किसी भी तरीके से मिला लेते। इनमें से एक था झांसी, जो कि इस पॉलिसी के खिलाफ था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी और झांसी के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज मार देते हैं और झांसी को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इतना सब होने के बाद इस कंपनी के चर्चे पूरे वर्ल्ड में होने लगते हैं और जब यह बात ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचती है तब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इतना ज़्यादा लूटा कि इसकी भरपाई ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी नहीं कर सकती। उत्साह पटनायक एक रिसर्च करती हैं यह जानने के लिए कि ब्रिटिशर कितना धन भारत से लूट कर ले गए, तो पता चलता है कि यह करीबन 45 ट्रिलियन US डॉलर आता है, जो कि यूके के GDP से 15 टाइम्स ज़्यादा है।